कल जो है हम ये पढ़ रहे थे कि ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग जो होती है उसकी रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो ओवरफिटिंग में जो है ज़्यादातर नॉइजी ट्रेनिंग डेटा है। नॉइजी ट्रेनिंग डेटा ऐसा है कि जो इररिलेवेंट किस्म का डेटा है, जिसमें हमारे जो नॉर्मल केसेस हैं उनसे ज़रा एबनॉर्मल यानी हट के थोड़ा सा डेटा है, जो कि हम ह्यूमन आई भी है जो है इसको वो कहेगी यार ये ठीक नहीं है। या फिर आपका जो है मिस लेबल्ड डेटा है, वो भी आपका जो है वो नॉइजी डेटा में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका, तो ये आपको जो डिसीजन बाउंड्री जो है फिर वो उसको ओवरफिटिंग की तरफ ले जाता है अगर आपका डेटा नॉइजी हो। एम्बिगुअस फीचर्स जो हैं वो जो है आपके क्या होते हैं कि एक ही पिक्चर को अगर आपने जो है किसी ने किसी और तरह से लेबल कर दिया है, किसी ने किसी और तरह से लेबल कर दिया है, तो वो भी आपका एम्बिगुअस डेटा हो जाता है। जैसे कि बनाना की एग्जांपल ली थी इसने यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे लेट्स से यू आर डेवलपिंग अ मॉडल दैट टेक्स एन इमेज ऑफ बनाना एंड प्रेडिक्ट्स वेदर द बनाना इज अनराइप, राइप और रॉटन। मतलब आपके 3 किस्म के हैं। So the categories have no objective boundaries, so the same picture might be classified as either ripe, unripe, ripe by different human labelers. क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोगों ने डिफरेंट किस्म के उसको जो फ्रूट को या उस केले को जो है उन्होंने क्लासिफाई या लेबल किया है, मिस लेबल कर दिया है, ठीक है। तो वो जो है आपका इस तरीके से ये भी डेटा जो है वो एम्बिगुअस फीचर्स आ जाता है। उसके बाद रेयर फीचर्स एंड स्पूरियस कैरोलेशंस, इसके अंदर जो है हमने देखा था कि आपके पास पॉजिटिव क्लास अगर ज़्यादा है, फर्स्ट किया 100 सैंपल्स हैं और आपके पास 54 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 46 जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो ये भी इस तरह के इसमें भी जो है क्या होगा कि बायस्ड हो सकता है, ओवरफिटिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मॉडल लर्न कर लेगा कि ये जो है 54% जो है पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स के ज़्यादातर पॉजिटिव होंगे सेंटिमेंट्स। तो इसको हमने देखा था, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने जो है यहाँ पे एक नॉइज ऐड किया था पिक्चर में, वाइट नॉइज ऐड किया था और रैंडम नॉइज ऐड किया था, 2 किस्म की। जब हमने वाइट नॉइज ऐड किया उसके अंदर तो इतना फर्क नहीं पड़ा, और जो हमने रैंडम नॉइज ऐड किया था उससे जो है आपके जो मॉडल की जो एक्यूरेसी थी नॉइजी चैनल के साथ जो है वो कम हो गई थी एक्यूरेसी, ठीक है। और वाइट नॉइज के साथ मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ जनरलाइजेशन इन डीप लर्निंग। A remarkable fact about deep learning model is that they can be trained to fit anything as long as they have enough representational power. Don't believe me? Try shuffling the MNIST labels and train a model on that. Even though there is no relationship whatsoever between the inputs and the shuffled labels, the training loss goes down just fine. Even with the relatively small model, naturally the validation loss does not improve at all over time, since there is no possibility of generalization in this setting. अब आप वो कह रहे हैं कि शफल कर दिए हैं लेबल्स, यानी कि पिक्चर्स तो वही हैं लेकिन उनके लेबल्स को शफल करके वो कर दिया है। तो शफल करके देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आपके लेबल शफल हो गए हैं, दैट मीन्स जो आपकी एक्यूरेसी है वो एक्चुअली सही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके लेबल जो है ना वो पिक्चर्स के सीक्वेंस के हिसाब से शफल हो चुके हैं। तो ये उसने मॉडल बनाया एक लेयर के साथ और एक आउटपुट लेयर के साथ। फिर in fact you don't even need to do this with MNS data. You could just generate white noise input and random labels. You could fit a model on that too, as long as it has enough parameters. It would just end up memorizing specific inputs, much like a Python dictionary.
In this case, then how come deep learning model generalize at all? Shouldn't they just learn an ad hoc mapping between training inputs and the targets, like a fancy dictionary? What expectation can we have that this mapping will work for new inputs? As it turns out, the nature of generalization in deep learning has rather little to do with deep learning models themselves. The nature of generalization in deep learning has rather little to do with deep learning models themselves and much to do with the structure of information in real world. Let's take a look at what's really going on here. तो इसमें उसने इसका वो दिखाया नहीं है. अब क्या क्या है ये इस एग्जांपल में इसने क्या किया कि वो आपके वो तो डाटा तो वही है, लेकिन लेबल्स को उसने रैंडमाइज कर दी. जब लेबल्स को रैंडमाइज किया है तो असल में क्या हो रहा है कि आपके ट्रेनिंग के जो इनपुट्स हैं, ठीक है, तो वो लर्न कैसे कर लेगा, वो आपके बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन कर लेगा. जैसे कि हर इनपुट के ऊपर उसके लेबल्स को जो है मेमोराइज कर लेगा. जैसे आपकी एक डिक्शनरी की और वैल्यू होती है, एक वैल्यू है, एक पिक्चर है, उसके अगेंस्ट एक पैटर्न है, उसका आउटपुट है, उसको लर्न कर लिया. ठीक, तो ये जो है आपका डिपेंड करता है कि डाटा की जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है. ठीक है, वो उसको लर्न कर लेता है. ठीक है. The manifold hypothesis. The input of the MNIST classifier before processing is 28 array of integers between 0 to 255. The total number possible input values is thus 256 to the power of 784. अच्छा, इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? The total number of possible input values is thus 256 to the power 784. That means आपके पास जो है इनपुट वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? मेरे ख्याल में वो जो कैलकुलेट कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, यानी कि अगर आपके पास 784 पिक्सल्स हैं तो 784 पिक्सल्स की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? रेज़ टू पावर सॉरी सर उसने ना यहाँ पे बताया 256 टू द पावर ऑफ 784 पॉसिबल इनकम. ये हो सकती हैं. ठीक है, ये सर ये सामने आ रही हैं जी. वो कह रहा है ये ना सामने लिखा हुआ, कह रहा है ये मच ग्रेटर देन द यूनिवर्स इन द वर्ल्ड, इस तरह करके ये सामने लाइन लिखी है कैलकुलेटर के पीछे. हाँ जी, हाँ जी, ये लिखा हुआ. तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं आपके 784 पिक्सल्स के, आप यानी कि अगर हर पिक्सल को 0 to 256 वैल्यूज दें डिफरेंटली, यानी कि हर पिक्सल को डिफरेंट वैल्यूज दें, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. ठीक है, तो ये उस चीज की बात कर रहा है. मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स. However, very few of these inputs would look like valid MNIST samples. Actually, actual handwritten digits only occupy a tiny subspace of the parent space of all 28 uint arrays. What's more, this subspace is not just a set of points. Isn't just a set of points sprinkled at random in the parent space. It is highly structured. Actually, आपकी जो 28 की स्पेस है, इसके अंदर आपके पास जो है कोई पिक्सल कोई भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी स्पेस है. ठीक है, तो उसके लिए वो जो स्पेस है वो यही बात कर रहा है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बहुत बड़ी स्पेस है. ठीक है, लेकिन जो ये जो इतनी बड़ी स्पेस है 28 by 28 की, उसमें हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो बहुत छोटा है. ठीक है, this subspace isn't just a set of points sprinkled at random in the parent space. यानी कि कोई रैंडमली हमने कोई सारी स्पेस में पॉइंट्स यानी कि उसके वैल्यूज दे के नहीं कर दिए. वो एक पर्टिकुलर
एरिया है उसके अंदर जहाँ पे वो आपके हैंड रिटन डिजिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर्ड डेटा है. फर्स्ट, द सबस्पेस ऑफ वैलिड हैंड रिटन डिजिट्स इज कॉन्टिन्यूअस. If you take a sample and modify it a little, it will still be recognizable as the same handwritten digits. Further, all samples in the valid subspace are connected by smooth paths that run through the subspace. This means that if you take two random MNIST digits A and B, there exists a sequence of intermediate images that morph A into B such that two consecutive digits are very close to each other. Perhaps there will be a few ambiguous shapes close to the boundary between two classes, but even these shapes would still look very digit-like. In technical terms, you would say that handwritten digits form a manifold within the space of possible 28 arrays. That's a big word, but the concept is pretty intuitive. Manifold is a lower dimensional subspace of some parent space that is locally similar to linear Euclidean space. For instance, a smooth curve in the plane is 1D manifold within the 2D space. Because every point of curve, you can draw a tangent. The curve can be approximated by a line at every point. A smooth surface within the 3D space is a 2D manifold and so on. तो इसका इसने जो है बहुत थ्योरी सी बताई है. अब यहाँ पे जो कि ये इधर देखें, अब इसने फिगर 5.7 का जो है ना वो दिया है कि जैसे कि आपके पास अगर दो डिजिट्स हों A और B, there exists a sequence of intermediate images that morph A into B such that two consecutive digits are very close to each other. See figure 5.7. तो आपके पास जो है ये क्या है, different MNS digit gradually morph into one another, showing that the space of handwritten digits forms a manifold. This image was generated using code from chapter 12. तो ये जो है ये देखें, ये मॉर्फ हो रहे हैं, यानी कि एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि 3 जो है वो लुक लाइक, यानी कि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से जो है ये 6 में जो है ना ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है. और 8 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कि 5 में ट्रांसफॉर्म हो गया, और 2 जो है वो फिर 6 में ट्रांसफॉर्म हो गया. यानी कि जो भी डिजिट्स हैं वो आपकी जो सब स्पेस है उसके अंदर आपस में मिलते जुलते मतलब नजर आते हैं, मतलब थोड़ी सी चेंजेस के साथ, ठीक है. मतलब स्लाइड चेंज करें तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको दूसरे डिजिट में एक विजुलाइज कर सकते हैं. तो ये यही चीज बता रहा था यहाँ पे, ठीक. और बाकी जो है इसका ये अब मैनीफोल्ड का जो है ये इंटरनल टेक्निकल टर्म, यू वुड से दैट हैंड रिटन डिजिट्स फॉर्म अ मैनीफोल्ड विद इन द स्पेस ऑफ पॉसिबल 28 arrays. That's a big word, but the concept is pretty intuitive. A manifold is a lower dimensional subspace of some parent space that is locally similar to a linear space. For instance, a smooth curve in the plane is in the plane is 1D manifold within the 2D space because for every point of the curve you can draw a tangent. The curve can be approximated by a line at every point. A smooth surface within the 3D space is a 2D manifold and so on. इसका मतलब ये है, ये जो है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कर्व हो 2D स्पेस, कर्व आपकी होती है 2D स्पेस, तो 2D स्पेस के ऊपर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन, ठीक है. ये मिसाल के तौर पे एक आपकी कर्व है, ये कर्व है, ठीक है. और अगर आप इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो आप इस कर्व को इस पॉइंट के ऊपर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इस लाइन के जरिए.
अब ये आपका जो कर्व थी ये 2D थी, और ये जो है आपकी जो लाइन थी ये एक 1D यानी कि सिंगल डायमेंशन में एक आपका टेंजेंट था। तो इसका मतलब ये है कि 2D स्पेस को आपने इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अप्रोक्सीमेट कर दिया बाय ड्राइंग 1 डायमेंशनल लाइन, ठीक है। तो उसको ये इस तरह से कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो 2D स्पेस है उसमें आप 1D स्पेस के जरिए आप उसको जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, मुझे जो समझ आ रहा है मिसाल ऐसे है, अगर आप बहुत सारे टेंजेंट्स यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। हर टेंजेंट जो है ऐसे जा रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी टेंजेंट लाइन को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये देखें आपको ऐसे ऐसे एक शेप नहीं नजर आ रही, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। क्या अब टेंजेंट लाइन से क्या आपको एक शेप बनती हुई नजर आ रही ना, ऐसे करके। तो ये क्या करें कि आप बहुत सारी टेंजेंट लाइंस को जब ड्रॉ करेंगे तो दैट मीन्स वो एक 2D स्पेस को रिप्रेजेंट, मतलब उसकी शेप दिखा रही होंगी। वो इस यहाँ पे ये कह रहा है, जहां तक मेरा समझ आई, ठीक है। तो आप अगर 1D मैनीफोल्ड लाइन ड्रॉ करेंगे आप, टेंजेंट लाइंस, तो वो क्या करेगा, उस कर्व की शेप को असल में शो कर रहा होगा। तो ये चीज हो गई। More generally, the manifold hypothesis points that all natural data lies on a low-dimensional manifold within the high-dimensional space where it is encoded. That's a pretty strong statement about structure of the information in the universe. As far as we know, it is accurate, and it is the reason why deep learning works. It is true for mixed digits, but also for human faces, tree morphology, the sound of the human voice, and even natural language. The manifold hypothesis implies that machine learning models only have to fit relatively simple, low-dimensional, highly structured subspace within their potential input space, latent manifolds. अब ये जो हाइपोथेसिस स्पेस है, असल में ये जो है ये वही आप जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे थे ना हर पॉइंट के ऊपर, तो आपकी ये यानी कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस अगर आप ड्रॉ कर दें आप उस एक कर्व के ऊपर, तो आपकी वो हाइपोथेसिस स्पेस बन जाती है, यानी मैनीफोल्ड हाइपोथेसिस स्पेस, ठीक है। तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है कि आपकी हाई डायमेंशनल स्पेस जो है उसमें से जो स्ट्रक्चर ढूंढता है, लो डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, विद देयर पोटेंशियल इनपुट स्पेस लेटेंट मैनीफोल्ड, यानी कि उस हाई डायमेंशनल स्पेस में लो डायमेंशनल सब स्पेस के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है मशीन लर्निंग। Within the one of these manifold, it always possible to interpolate between two inputs. That is to say, morph one into another via a continuous path along with the all points fall in the manifold. अब ये जो है ना बहुत ही हाई लेवल इसने डिस्कशन की हुई है, इसने जो बिल्कुल जो है ना नई चीज ला के डाल दी। The ability to interpolate between samples is the key to understanding generalization in the deep learning. आपके पास ये इंटरपोलेशन हो रही है आपके जो दो इनपुट्स के दरमियान में, जैसे कि ये है, अब 3 जो है वो 6 में हो गया, 8 जो है वो 5 में चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 जो है वो 6 में हो रहा है फिर, और 6 जो है फर्दर आगे जाके 0 में चेंज हो रहा है, यानी कि ये एक सीरीज जा रही है। ये 3 जो है यहाँ पे पहले ऐसे लग रहा था ये 5 है, ठीक है, यहाँ 5 हुआ, फिर आगे जाके 6 हो गया, इस तरह से 8 जो है वो जाके 5 हो गया, और 2 जो है पहले 6 में हुआ, 6 में होता होता था, फिर जो है ये 0 में चला गया, इस तरीके से।
ठीक है, और इस तरीके से 6 जो है वो 0 में चला गया। तो इनके दरमियान में इंटरपोलेशन हो रही है। The ability to interpolate between sample is the key to understanding the generalization in the deep learning. Interpolation as a source of generalization. If you work with the data points that can be interpolated, you can start making sense of points you have never seen before by relating them to other points that lie close on the manifold. In other words, you can make sense of the ability. In other words, you can make sense of totality of the space using only a sample of the space. You can use interpolation to fill in the blanks. Note that interpolation on the latent manifold is different from the linear interpolation in the parent space, as illustrated in figure 5.8. तो ये 5.8 में दिखाया है the difference between linear interpolation and the interpolation on the latent manifold. Every point on the latent manifold of digits is a valid digit, but average of 2 digit usually is not. तो यहाँ पे जो है ये आपकी मैनिफोल्ड इंटरपोलेशन है और ये है लीनियर इंटरपोलेशन। तो ये बस मैथमेटिकल इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन में चला गया, तो हम इसको बस पढ़ लेते हैं। बस यही ध्यान में रखें कि इंटरपोलेशन जो है आपकी, यानी कि वो है कि भाई एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट में ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो मैनिफोल्ड इंटरपोलेशन है वो ये है कि उसके अंदर जो इंटरपोलेशन हो रही है उसमें सेवरल डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे कि भाई 2 पहले 6 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फिर 0 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से। लेकिन लीनियर इंटरपोलेशन में ये है कि वो सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि 2 जो है वो 0 में हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया, note that interpolation of latent manifold is different from linear interpolation in the parent space, as illustrated in 5.8. For instance, the average of pixels between two MNS digits is usually not a valid digit. तो अगर आप क्या करें कि लीनियर में इसमें जो है अगर आप इन दोनों का एवरेज लें, इन दोनों पिक्सेल्स का एवरेज लें, तो वो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। लीनियर की बात करें तो अगर आप इन दोनों के पिक्सल को सम करें और उनका एवरेज लें तो वो ये इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है। और वो सिंगल शेप बनेगी, यानी 2 + 0 और वो फिर इस तरह का 0 बन जाएगा। लेकिन अगर जो आपका मैनीफोल्ड इंटरपोलेशन है उसके अंदर जो है 2 फिर 2 कन्वर्ट होगा 6 में, फिर 6 कन्वर्ट होगा 0 में, एंड सो ऑन। Crucially, while deep learning achieves generalization via interpolation on a learned approximation of the data manifold, it would be a mistake to assume that interpolation is all there is to generalization. It's the tip of iceberg. Interpolation can only help you make sense of things that are very close to what you have seen before. ठीक है, आपके इंटरपोलेशन जो है ये डीप लर्निंग में तब काम करेगी जब आपके जो चीजें हैं वो मिलती जुलती होंगी प्रीवियसली सीन चीजों से। जनरलाइजेशन तब होगी। It enables local generalization, but remarkably human deal with the extreme novelty all the time, and they do just fine. You don't need to be trained in advance on countless examples of every situation you will ever have to encounter. यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग की जो जनरलाइजेशन पावर है वो बहुत ज्यादा है, और उसको जो है आपको बहुत ज्यादा चीजों को नहीं दिखाना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग को एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लेकिन मशीन डिफरेंट है, मशीन जो है आपकी इंटरपोलेशन पे काम कर रही है। Every single one of your days is different from any day you have experienced before, and different from any day experienced by anyone since the dawn of the humanity. So you can switch between spending a week in New York and week in Shanghai and week in Bangalore without requiring to thousands of lifetimes of learning and rehearsal for each city. मतलब आप देखते ही जो है वो
परसीव कर लेते हैं किसी भी चीज को हम लोग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। Human are capable of extreme generalization, which is able by the cognitive mechanism other than interpolation, abstraction, symbolic models of the word, reasoning, logic, common sense, innate prior or about the word, what we generally call reason. तो इंटरपोलेशन की बजाय ह्यूमन जो है वो क्या करता है, इन सब जो है सेंसेस को यूज करते हुए वर्ड की जो जनरलाइजेशन पावर को ना वो परसीव कर लेता है, ठीक है। What we generally call the reason as opposed to intuition and pattern recognition. तो हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग की जो पावर है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, symbolic model of the word, reasoning, logic, common sense, innate prior about the word. लेकिन जो आपकी मशीन है जो वो सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन और इंट्यूशन इसके ऊपर काम कर रही है और वो लोकल जनरलाइजेशन पे काम कर रही है, लेकिन हमारे जो ह्यूमन है वो ह्यूमन सेंस जो है वो एक्सट्रीम जनरलाइजेशन पे काम कर रही है। The latter are largely interpolative in nature, but the former isn't. Both are essential to intelligence. We'll talk more about this in chapter. नहीं यार, please ना बात करना इसके बारे में. Why deep learning works? अच्छा, ये आपका जो है वही चीज है जो हमने ये पहले पढ़ चुके थे, इसको पढ़ लेंगे दोबारा, हो सकता है इसमें कोई नई चीज हो, लेकिन इंटरपोलेशन वाला वैसे बेसिकली टॉपिक जो है ना वो वर्थ एक्सप्लोरिंग है, बहुत मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। इसमें कि फर्दर कोई डिटेल हो तो अभी जाके देख लेते हैं चैप्टर। कौन सा? मैंने कहा अगर ये वर्थ एक्सप्लोर तो अभी देख लेते हैं। देख लेते हैं। 14 है, 14 चैप्टर है। नहीं सब बस जो की था। वैसे सर उसको भी एक्सप्लोर करेंगे इन डेप्थ इंशाल्लाह। किसको? इसको इसी चैप्टर को मतलब कि 14 चैप्टर में जो ये बात करेगा इन डेप्थ ही बताएगा ना ये सारी चीजें। तो मैं कह रहा था कि ये यहाँ पे आ जाएगी ना, ये देखें ये 12 चैप्टर है, ये 14 आ गया, इंटरपोलेशन, इम्प्लीमेंटिंग इंटेलिजेंस, द मिसिंग इंग्रेडिएंट्स। ये सारा जो है ये देखें। चलो देखेंगे, अभी तो चलने दें, अभी थोड़ा सा सब लोग सोने लग जाएंगे, फिर ये अजीब सा चैप्टर है। सही है सर। चलें आगे से इसको खत्म करते हैं। रिमेंबर द क्रम्पल्ड पेपर बॉल मेटाफोर फ्रॉम द चैप्टर 2, अ शीट ऑफ पेपर represents a 2D manifold within the 3D space. A deep learning model is a tool for uncrumpling the paper balls, that is for disentangling the latent manifolds. तो आपकी जो ये हमने वो ये वाली एग्जांपल देखी थी, तो आपको पता है कि हमें क्या करना है कि एक पेपर को पहले हमने वो किया, क्रम्पल्ड किया। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आपने क्या किया कि एक ये 2D का एक 2D स्पेस में एक पेपर था ना, उसको जब आपने क्रम्पल्ड किया तो उसकी बहुत सारी मैनीफोल्ड्स जो है वो बन गई। फिर आपने क्या किया कि उसको अनक्रम्पल किया, एक एक फोल्ड को, तो उसके बाद आपका जो है अनक्रम्पलिंग से जो है वो आपका डाटा जो है वो आपने उसको मतलब वो आपका वाजे हो गया डाटा। A deep learning model is basically a very high dimensional curve, a curve that is smooth and continuous with additional constraint on its structure originating from the model architecture priors. Since it needs to be differentiable and that curve is fitted to data points via gradient descent smoothly and incrementally. By its very nature, deep learning is about taking a big complex curve, a manifold curve, and incrementally adjusting its parameter until it fits some training data points. The curve involves enough parameters that it could fit anything. Indeed, if you let your model train for long enough, it will effectively end up purely memorizing its training data and won't generalize at all. However,
आपको पता है कि भाई अगर ट्रेनिंग डाटा को क्या करें 500 या 1000 या 2000 इपॉक्स चला दें, क्या करेगा, ट्रेनिंग डाटा को लर्न कर लेगा, ठीक है, लेकिन वो नए डाटा के ऊपर जो है वो जनरलाइजेशन नहीं रहेगी उसकी. However, the data you are fitting to isn't made of isolated points sparsely distributed across underlying space. Your data forms a highly structured low-dimensional manifold within the input space. That's the manifold hypothesis. And because fitting your model curve to this data happens gradually and smoothly over time as gradient descent progresses, there will be an intermediate point during training at which the model roughly approximates the natural manifold of the data, as you can see in 5.10. अब ये जो स्टेप आ रहे हैं, ये बिफोर ट्रेनिंग, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग, फर्दर ट्रेनिंग, फाइनल स्टेट. अब ये यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग स्टार्ट की मॉडल ने, इस वक्त बिल्कुल रैंडम सी है, यानी कि एक्यूरेसी वगैरह कम है, ठीक है, तो ये अंडर फिटिंग टाइप डेटा है. बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग द मॉडल ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड्स अ बेटर फिट, तो आपका मॉडल बेटर फिटिंग की तरफ जाने लग जाता है. फर्दर ट्रेनिंग और रोबस्ट फिट कर्व इज प्लेन इज अचीव्ड transitively in the process of morphing the model from its initial state to its final state. तो आपके पास ये एक आपके पास प्लेन आ गई जो दो क्लासेस को जो है वो सेपरेट कर रही है. देन फाइनल स्टेट की आ गई द मॉडल ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा रीचिंग परफेक्ट ट्रेनिंग लॉस. अब जो है ट्रेनिंग लॉस जो है वो बहुत अच्छा हो गया और मॉडल जो है ना ओवरफिटिंग की तरफ चला गया. ये जो है लर्न कर लिया इसने इसके पैटर्न्स को. अब टेस्ट टाइम आ गया. टेस्ट टाइम परफॉर्मेंस ऑफ रोबस्टली फिट मॉडल ऑन न्यू डेटा पॉइंट्स. अब अगर यहाँ तक अगर हम इसके ऊपर टेस्ट करें डाटा को तो वो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देगा, ठीक है. लेकिन अगर हम इसके ओवरफिट वाले मॉडल के ऊपर अगर हम क्या करें, अपने पॉइंट्स को, न्यू पॉइंट्स को वो करें, तो आपके पास जो है ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, ठीक है. Moving along the curve learned by the model at that point will come close to moving along the actual latent manifold of the data. As such, the model will be capable of making sense of never seen before inputs via interpolation between training inputs. Besides the trivial fact that they have sufficient representation power, there are a few properties of deep learning model that makes them particularly well suited to learning latent manifolds. लेटेंट मैनीफोल्ड जो है ना वो यही है, ये जो हम जो है ना पेपर को ना खोल के जो है इसकी जो तहें हैं, इसकी लेयर्स हैं, पेपर की लेयर्स, ये एक फोल्ड है. मैनीफोल्ड जो है आपकी क्या हुई कि आप बहुत सारे पेपर की जो लेयर्स हैं उनको खोलते चले जाते हैं, तो आपकी जो है ये जब फिर इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है. मैनीफोल्ड यही होता है, ठीक है. आपका डेटा जो है मैनीफोल्ड जो है वो एक किस्म के से क्रम्पल्ड हुआ है, तो उसको आप क्या करेंगे, एक एक फोल्ड को जो है उसको खोलेंगे, उसको डिक्रिप्ट टाइप करेंगे, तो वो जो है आपका कोई एक आपका डेटा पॉइंट्स जो है ना किसी एक फोल्ड के ऊपर आपका जो है बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है. अच्छा जी. डीप लर्निंग मॉडल implement a smooth continuous mapping from their inputs to their outputs. It has to be smooth and continuous because it must be differentiable. By necessity, you couldn't do gradient descents otherwise. आपका जो अगर आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे तो आप ना वो डेरिवेटिव नहीं ले सकते. डेरिवेटिव हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन का आता है, ठीक है. तो ये आपका डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. This smoothness help approximately latent manifold which follow the same properties. Deep learning models tend to be structured in a way that mirrors the shape of the information in their training data. Okay. Deep learning model tend to be structured in a way that mirrors the shape of the information in their training data.
via architecture priors. This is particularly the case of image processing model discussed in chapter 8 and 9, and sequence processing chapter 10. More generally, deep learning, deep neural networks structure their learned representation in a hierarchical and modular way, which echoes the way natural data is organized. यार बहुत ही मुश्किल डिस्कशन है, थोड़ा सा हाई लेवल मेरे ज्यादा समझ नहीं आ रही, ठीक है? तुम्हें लग रही थी क्या कह रहे हैं? सर हमारे सर के ऊपर से भी गुजर रही है, हमें खुद नहीं समझ आ रही है कि डीप लर्निंग मॉडल का। हाँ, मुझे लगता है ये PIIC ये चैप्टर छुड़वा देगी आई यार, थिंक बहुत अजीब सी। 10th चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं, जब हम 10th चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना फिर ये वाली डिस्कशन पढ़ लेंगे। सारी थ्योरी इसने डाल दी है वैसे, बाय द वे। वो तो है सर। आगे ये के फोल्ड आगे आ गया, बीटिंग कॉमन सेंस बेसलाइन, ये जो है आगे जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी को, अपना जो फेमिनिस्ट वाले उसको ओवरफिटिंग को जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो कर रहे हैं। सर टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, तो चलें, अच्छा ठीक है, फिर हम वो शुरू करते हैं अपना दूसरा टास्क। तो इसको देखते हैं, अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल से ना, ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये वैलिडेशन वाले से, ठीक है? इंशाल्लाह सर।